हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं रत्नाकर तिवारी। तो आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, और ख़ासकर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम द्विघात समीकरण का मैराथन क्लास डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि समय समय पे वीडियो उनको मिलता रहे। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कह सकते हैं यदि fx एक द्विघात बहुपद है तो fx बराबर 0 को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c बिलोंगिंग टू द रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इन्हीं को मैं 0 के इक्वल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा सर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये अगर आप देखेंगे ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे पॉइंट ऐसा डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप जो इससे बनता है टाइप 1। अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, इसमें यही होगा, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात करो। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। थर्ड वाला है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, कुछ ऐसे। तो अगर आप देखेंगे ये द्विघात बहुपद है, 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाई करो एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, इसको इस तरफ लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये द्विघात समीकरण ये वाला भी है। यहाँ अगर आप बात करेंगे, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करो तो एक्स पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाओ, एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, इसको इधर, एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1
इक्वल टू 0। ये भी क्या है आपका, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब अगर आप देखेंगे पावर के यहाँ पे ऐसी घात 4 है, तो सिर्फ इतने की बात करूंगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये चतुर्घाती बहुपद है और 0 के बराबर, इसका मतलब ये समीकरण तो है लेकिन चतुर्घाती है, ये द्विघात समीकरण नहीं है सर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझे इस द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अब इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट जो इसमें निकल के आता है टाइप 2 पे, ये सर क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित को अभाज्य निम्नलिखित द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करो। चलिए इसमें शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी मध्य पद को तोड़ करके। कौन सा मेथड लगाएंगे, मध्य पद को तोड़ करके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड फोर्थ वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके। चलिए यहाँ प्लस लगा देता हूँ। तो यहाँ पहले 1 का गुणा आप प्लस 6 में करो तो प्लस 6 आएगा, 6 का ऐसा गुणनखंड करो गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5। तो ऐसे तो 6 1 जा 6 होगा, लेकिन 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा सर। और 3 2 जा 6 होगा और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, तो ये वाला यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये चलेगा। ये 5 कैसे मिलेगा सर, 3 में 2 जोड़ने पे आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करो, ये 3x प्लस ये 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 आएगा, इधर से आप 2 कॉमन ले लो तो आएगा ये x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 आप कॉमन ले लीजिए, इधर से आएगा x, इधर से आएगा प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 0 की इक्वल करेंगे तो ये माइनस 3 आएगा, इसको करेंगे माइनस 2 आएगा। तो माइनस 3 और माइनस 2 क्या हो जाएंगे सर, इस द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे सर। आगे बढ़ते हैं तो इसको आप कर लेंगे। चलिए अब हम टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 सर क्या कहता है, टाइप 3 कहता है सर पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो मतलब यहां बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब यहां अगर हम बात करें नंबर 1, fx इज इक्वल टू जैसे भी जो प्रीवियस क्वेश्चन करा मैं उसी की बात करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कुछ ऐसे है। इसको 0 के इक्वल करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है सर कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहली बात तो उसको 1 बनाइए, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाइए और 1 है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर x के गुणांक का क्या करिए सर, आधा करिए। क्या करिए, x के गुणांक का
आधा, x के गुणांक का क्या करो सर, आधा करो। आधा करने पे जो आएगा, x के गुणांक का आधा करने पे जो आएगा उसी का वर्ग करके आप उतना ही जोड़ दीजिए, उतना ही घटा दीजिए, यही काम करना है। आइए देखते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है सर, 1 है, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब x का गुणांक कितना है, 5 है, तो 5 का आधा करने का मतलब क्या है, 1/2 से गुणा करो तो कितना आएगा सर, 5/2। तो अब 5/2 का स्क्वायर करके हमको इतना ही जोड़ना है, इतना ही घटाना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो ये 5x और ये आप 25/4। अब 25/4 लिखो या फिर ऐसे लिख दो, 5/2 का स्क्वायर जोड़ा हूँ और 5/2 का स्क्वायर घटा दिया हूँ, और प्लस ये पहले से ही है। तो बहुत आसान है। यहाँ आपको क्या करना है, ये x का स्क्वायर है तो x बना लो, ये 5/2 का स्क्वायर है तो 5/2 बना लो। अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस बना के होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप क्या करो, बराबर इसको उधर ले जाओ, तो माइनस था प्लस हो गया, तो 5 स्क्वायर 25 और 2 स्क्वायर 4 और ये -6 हो गया, तो 4 संग 24, 25 - 24 कितना, 1/4 आ गया। इधर आप देखेंगे ये x प्लस 5/2 का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर रूट जैसे निकालोगे x प्लस 5/2 तो ये प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, तो इसको उधर ले जाना। जैसे ही उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू -5/2 और ये प्लस माइनस 1/2। अब जैसे ही आप अब क्या करेंगे, प्लस 1/2 इसके संपर्क -5 + 1 -4/2 और प्लस का साइन लेंगे तो आएगा, माइनस साइन लीजिए तो -5 -1 -6/2। तो क्या आ गया सर, ये -2 आ गया और ये -3। तो ये इस तरीके से इसके रूट मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या रखा, कुछ ऐसे f(x = 3x² + x - 2, सॉरी f(x) हटा दीजिए, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। इसको भी कह रहा है कि इसके शून्यक निकालने हैं लेकिन पूर्ण वर्ग बना के करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने देखा आप उसको बहुत इजीली समझे सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम क्या है, x² गुणांक 1 करो, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, 3 से यहाँ भाग करो, 3 से यहाँ भाग करो, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, इधर कटेगा, x² आ गया, और ये 1/3x और ये -2/3, इधर तो 0 हो जाएगा। अब x का गुणांक कितना है सर, 1/3 है। 1/3 का आधा करने का मतलब क्या है, 1/2 से गुणा तो 1/6 आया, तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आएगा, इतना ही जोड़ दीजिए, इतना घटा दीजिए। x² प्लस ये 1/3x, या 1/6 का स्क्वायर किए वही डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, प्लस 1/6 का स्क्वायर तो -1/6 का स्क्वायर, और ये -2/3 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ वही कहानी है, x का स्क्वायर x लिखो, 1/6 का स्क्वायर है तो 1/6 लिखो, बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस बनाइए, माइनस होता तो माइनस बनाते, होल स्क्वायर कर दो, सबको उस तरफ ले जाओ सर। माइनस है प्लस 1/6 का स्क्वायर 1/36, माइनस है प्लस 2/3। अब देखो यहाँ 36 है, इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा कर दो सर, ठीक है, 12 × 3 = 36, तो 1/36 और ये 12 दूनी 24 और ये 12 × 3 = 36, ठीक है। तो ये x + 1/6 का ये होल स्क्वायर है, x + 1/6 का होल स्क्वायर, और ये भी 36 है, ये भी 36 है, तो 36 नीचे कर दो, 24 1 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालो, x + 1/6 तो प्लस माइनस ये 5/6 आएगा। तो अभी आप क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे इसको उस तरफ ले जाओ तो x = -1/6 और ये ±5/6। एक बार आप प्लस का साइन लीजिए, एक बार आप माइनस का साइन लीजिए, ठीक है। तो जब हम प्लस का साइन लेंगे तो -1 + 5/6, और जब माइनस साइन लेंगे तो -1 - 5 -6/6। तो देख लीजिए, तो ये 4/6 आया सर, और इधर से कैंसिल आउट, -1 2 दूना 4 2 3 6, तो x का मान सर 2/3 आ गया और -1 आ गया, तो ये इसके रूट आ गए सर। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। अब इसमें अगर कोई पॉइंट है तो वो है सीधाचार फार्मूला। क्या है सर, अगला है
श्रीधराचार्य सूत्र। चलिए, तो ये हम लोग देखते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है। तो ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। यहाँ क्या होगा सर, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, a का भाग कर दो सभी में, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है तो ये तो करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ 1 आ गया, और ये b बाई ए इंटू एक्स, और ये c बाई ए बराबर 0। तो b बाई ए के गुणांक, x के गुणांक जो है b बाई ए है, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, b बाई 2a। b बाई 2a का स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए सर। b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं और यही हम घटा दे रहे हैं सर। तो जब ऐसा आप करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए, तो ये तो हो जाएगा x का स्क्वायर है तो x, और ये b बाई 2a का होल स्क्वायर है तो b बाई 2a, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस पावर 2, तो इसको उस तरफ ले जाओ तो ये आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया। तो यहाँ से आप इनका 4a स्क्वायर और a का क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो। इसका डिवाइड इसमें करेंगे 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका डिवाइड इसमें 4a का मल्टीप्लाई इसके साथ 4ac, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो अब जैसे ही x प्लस b बाई 2a ये निकालेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रूट हो जाएगा और ये आएगा 2a, इसको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, और ये प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिल गया, तो अगर आप देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सर ये आ गया है, यही है श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझे। अब हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले से भी रूट निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं सर। जैसे इसने कहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण निम्नलिखित द्विघात समीकरण के शून्यक श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करो। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इससे क्या होगा। कोई सा भी क्वेश्चन होगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, जाने दो, जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन लिखूं। 20x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ गया सर 20, और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और c की वैल्यू आ गई -1। तो x बराबर फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस बी का मान 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a का मान 20 है, और c का मान -1 है। 2a 2 इंटू 20, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस प्लस 20 चौका 80, और 81 हो गया, अपान बी दूनी कितना 40। तो ये -1 प्लस माइनस 81 को बाहर निकालेंगे 9 अपॉन 40, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x इज इक्वल टू
तो जब प्लस लेंगे तो -1 और ये +9/40 आएगा, कामा -1 -9/40 कुछ इस तरीके से। +9 और -1 8/40 हो गया, और ये -1 -9 -10/40, 8 पंजे 40, ये 1/5 हो गया, और ये 10 चौक 40 -1/4। ये सर इसके रूट हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको समझे। अब दूसरा वाला भी यही निकाल लेते हैं, चलिए देखिए, इसको मैं यही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो यहाँ से कंपैरिजन किए होंगे, ए की वैल्यू √3 आया होगा, बी की वैल्यू 5 है, एंड सी की वैल्यू क्या है 2√3। तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो -b + √b² -4ac/2a। तो b की वैल्यू कितना है -5, नहीं 5 है, और ये +- 5 स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू √3 एंड c की वैल्यू 2√3, कुछ इस तरीके से, अपॉन 2 इंटू ए का मान √3 है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये -5 ± 25 है, तो √3 का √3 में 3, 4 दूनी 8, 8 3 24, अपॉन 2√3। 25 में 24 घटाएंगे तो बाहर निकालेंगे, एक ही मिलेगा सर, रूट के बाहर 1, 2√3। प्लस का साइन लेंगे तो -5 + 1 -4/2 कड़ी में 3, और माइनस लेंगे तो -6/2 कड़ी में 3, 2 दूना 4, तो यहाँ से आएगा -2 कड़ी में 3 आ जाएगा, और 2 3 6 -3 कड़ी में 3। इस 3 को कड़ी में 3 बना देंगे तो 1 कड़ी में 3 कट जाएगा, तो इधर से आ गया -2/√3 और दूसरा -√3, ये इसके शून्य हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे सर। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। अब अगर इसमें कोई पॉइंट है तो वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। विविक्तिकर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अभी हमने जो सीधा फार्मूला पढ़ा है उसमें जो डी होता है वो होता है सर b² - 4ac, यही होता है डी। तो सर ये क्या डिसाइड करता है सर? नेचर ऑफ रूट्स को। किसको डिसाइड करता है सर? नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। नंबर 1 ये कहा है कि d 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, d = 0 होगा तब क्या होगा, और d < 0 होगा तब क्या होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर d 0 से बड़ा है तो आप कहेंगे दोनों मूल, तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा असमान। क्या होगा सर? वास्तविक तथा असमान। और d = 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा क्या होगा सर? समान होगा, ठीक। और जब d < 0 होगा तो यहां दोनों मूल लिख दीजिए। दोनों मूल वास्तविक तथा समान, और इसमें क्या होगा? दोनों चलिए दोनों मूल अवास्तविक। क्या होंगे सर? अवास्तविक तथा असमान होंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो मूल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बना रहा है वो ऐसे,
निम्नलिखित में मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो हमको इसमें समझना है कि सर इसका नेचर कैसा होगा, क्या दोनों मतलब उसको बिना फैक्टराइज किए हम कैसे समझ पाएंगे कि उसके जो शून्यक हैं द्विघात समीकरण के वो वास्तविक हैं कि अवास्तविक हैं, कि वास्तविक समान वाला है कि वास्तविक असमान वाला है। तो ये सारी बातें हैं, देखते हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर तीसरा है, चलो यही देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 3 क्वेश्चन है, तीनों केस हम लोग यही डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सभी में अगर आप देखेंगे यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, तो ऐसे इसमें भी कंपैरिजन करना, इसमें भी करना, ठीक है। तो डी निकालिएगा तो इधर से आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखेंगे तो बी का मान 3 की स्क्वायर 9 और 4, ए का मान 1 है, सी का मान 2 है, तो 4 दूनी 8, 9 में 7 कटा 1। डी का मान 1 है, तो डी का मान 1 है जो कि ये पॉजिटिव है। कोई भी संख्या अगर धनात्मक होती है तो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। अब डी का मान 0 से बड़ा है और डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, तो दोनों मूल क्या होंगे सर, दोनों मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, असमान होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक बातें हैं। तो अभी क्या होगा, इस वाले में भी आप देख लीजिएगा, तो डी निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b कितना है, 2 की स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो इधर से क्या आएगा 4 और ये 4 इधर से, तो आ गया सर 0। तो d का मान 0 है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, तो दोनों मूल क्या रहे होंगे सर, दोनों मूल जो है यहाँ से क्या रहे होंगे सर, वास्तविक तथा समान होंगे सर, क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। इस वाले में भी आप देखिए, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे b की वैल्यू 1, 1 की स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो इधर से आएगा d का मान -3। तो d लेस देन 0 आ गया। अब d लेस देन अगर 0 है तो इधर से क्या होगा, तो दोनों मूल अवास्तविक या काल्पनिक भी कह सकते हैं, अवास्तविक कहिए या काल्पनिक कहिए, इमेजिनरी नंबर बनता है, अवास्तविक अवलिक काल्पनिक तथा क्या होंगे सर, असमान होंगे, क्या होंगे, असमान, ठीक है। ये सारी बातें, तो उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप समझें। अब इसी में सर क्वेश्चन ये बनता है, ठीक, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात करो यदि द्विघात समीकरण के शून्यक समान हो। अब शून्यक समान हो इसका मतलब समझ में आ गया, निम्नलिखित में k का मान ज्ञात करो या द्विघात समीकरण के शून्यक कैसे हो सर, समान हो। रूट जब बराबर हो जाए तो उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ से। kx स्क्वायर प्लस 4 x और प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा है
एक्स स्क्वायर 3x प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड वाला है के माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या, इसको मैं हटा रहा हूँ, 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो d निकालिएगा, शून्य समान है, इसका मतलब d बराबर 0 रहा होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b मतलब 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4a का मान कितना है k और c का मान कितना है 2। इसको उधर ले जाओ तो 16 इक्वल टू 4 टू 8 के, तो 8 दूनी 16, तो k का मान आएगा सर 2। तो यहाँ से k का मान 2 मिलेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे वही, अब मूल समान है, शून्य समान है, तो d बराबर 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना है सर 3 की स्क्वायर 9, 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है k माइनस 1। तो इसको उस तरफ ले जाओ तो 9 इक्वल टू क्या आएगा 4 टाइम्स k माइनस 1, तो 9 इक्वल टू क्या आएगा 4k और ये माइनस 4, इसको इधर तो 13 इक्वल टू 4k। तो यहाँ से k की वैल्यू 13/4 ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप निकालना चाहेंगे तो d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है, ये 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4, ये कितना है k माइनस 3 और c का मान कितना है 2 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे 16, तो ये 4 2 जा 8, इस तरफ ले गया तो 8 और ये k माइनस 3, 8 दूनी 16, तो 2 बराबर k माइनस 3, इसको इधर, तो k का मान कितना आएगा सर 5 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। तो द्विघात समीकरण में अभी तक जो एक नॉर्मल जो बेसिक पॉइंट था सर वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ इसके जो है इबारती टाइप के हिंदी में जो क्वेश्चन बनते हैं सर द्विघात समीकरण से रिलेटेड सर उनकी बात करेंगे। अब जैसे इसने कहा है कि अब देखो जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है, इसको कर लेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चलिए ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, कट गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल। अब दो संख्याएं कहाँ है, तो अब मुझे नहीं पता दो संख्याएं क्या है, लेकिन अब हम ये मान रहे हैं अब द्विघात समीकरण है तो किसी एक वेरिएबल मानेंगे, या तो x में मानेंगे या तो y मानेंगे। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग माना पहली संख्या क्या है सर, पहली संख्या सर x है, क्या है x है। तो अब उसमें पहली प्लस दूसरी का जो योग है वो कितना दिया है सर 27 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या है 27 माइनस पहली तो x है, तो इसको इधर ले जाना, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल है भाई साहब वो कितना गिवन है, वो 182, कितना गिवन है 182। तो गुणनफल पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, मल्टीप्लाई कर दो सर, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। माइनस से गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और ये माइनस से गुणा है कि ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये प्लस था माइनस होगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब इसी का ऐसा गुणनखंड कर लो देखो एक का गुणा इसमें किए तो प्लस 182 आएगा। अब 182 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करने में 182 आए और सर जोड़ने में 27 आना चाहिए, तो इसी का फैक्टर कर दो, यहीं पे 2 से भाग करो 9 आएगा और ये 1 आएगा, फिर क्या आएगा 7 से भाग करो तो 7 तिकन्नम 7 होगा और 7 तियां 21। ठीक है, अब देख लीजिए 13 दूनी 26 और ज़्यादा हो जाएगा
7 दूनी 14, 14 और 13 जोड़ेंगे 27, तो ये फैक्टर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 14 प्लस 13 करेंगे तो आएगा ये, और ये प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 14x और ये माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 आएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 14 आएगा, ये भी 0। फिर आएगा x माइनस 14 इधर से आएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x के दो मान आ गए, तो एक 14 आया सर, एक 13 आ गया। तो दोनों का योगफल 27 है। सीधी सी बात है, x अगर 14 मानेंगे, पहली संख्या 14 मानोगे दूसरी 13 आएगी, और पहली 13 मानोगे दूसरी 14 आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझे इसको। अब क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है सर क्या है, एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, एक क्रमागत। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग कितना गिवन है सर, 300 आ गया 365, जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए, तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का योग बराबर 365, 365 गिवन है, तो इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x, इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस 364 बराबर 0। 2 से भाग कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक अन्नम 2 8 16 और 2 दूनी 4। इसका फैक्टराइज कर लीजिए, तो 182 का फैक्टर अभी हमने निकाला था, 2 का भाग ये इस तरीके से आएगा और 7 से भाग करेंगे 13 आएगा, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में 13 घटाइएगा तो 1 आएगा, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अच्छा, इसका डायरेक्ट फैक्टर अगर आपको निकालना, चलिए आपको एक मजे की बात बताता हूँ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई, पहली बात ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये तब लगेगा जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो। 1 का गुणा माइनस 182 में किए तो माइनस 182 आया। अब 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर सर 1 मिले, तो ऐसा एक ही फैक्टर है। 14 गुणा जब हम 13 करेंगे, अब देखिए इसमें x के साथ प्लस आ रहा है तो इसमें बड़ी संख्या प्लस बना दीजिए, छोटी संख्या माइनस, तो सीधा फैक्टर हो गया। x प्लस 14 एक फैक्टर आएगा और दूसरा x माइनस 13 एक फैक्टर आएगा। सबसे बेहतरीन मेथड है ये, बाकी आप तो कर ही लेंगे। 0 की इक्वल करेंगे तो माइनस 14 आएगा और ये 13 आएगा। धनात्मक पूर्णांक का है जिसको नेगलेक्ट कर दीजिए। एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 में जोड़ दीजिए 14। ये वो दो संख्याएं हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। अब कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। चलिए, एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है सर, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं, माना आधार कितना है, माना आधार सर कितना है सर, x है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है सर ऊंचाई है, और कर्ण शायद जो है 13 दिया है, देख लेते हैं सर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं कर्ण पर बना वर्ग बराबर क्या होता है सर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। 13 की स्क्वायर 169, लंब x माइनस 7 का स्क्वायर और ये आधार x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये बराबर 169। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 14x, तो 9 में से 9 घटाए 0, 6 में से 4 घटाए 2 और ये माइनस 120,
तो 2 से भागी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस 60 है कोई ऐसा फैक्टर? देख लो 60 1 का गुणा माइनस 60 में किए तो माइनस 60 है, 60 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 60 आए, तो 1 गुणा 60 करेंगे तो आएगा, तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, नहीं चलेगा। और देखो 2 गुणा 30 करेंगे 60 आएगा, लेकिन माइनस करने पर 7 नहीं आएगा। 20 तिहाई 60, बिल्कुल ये भी नहीं चलेगा। 15 चौका 60, ये भी नहीं चलेगा। और देखिए तो 12 पंचे 60, ये हो सकता है, 12 में से 5 घटाए 7 आएगा। तो देखिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस रही होगी, छोटी वाली प्लस में। तो फैक्टराइज किए इसका जो है, फैक्टराइज करने पे सर क्या मिल गया, तो x माइनस 12 और क्या आएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 12 मिलेगी और माइनस 5। तो अब त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजा कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, इसको नेगलेक्ट कर दो तो x का मान 12। अब x का मान 12 चला यानी आधार 12 हो गया, तो ऊंचाई क्या रही होगी, ऊंचाई देखिए 12 में से 7 घटा दीजिएगा 5, तो कर्ण तो आपने देख ही लिया है सर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कहा है सर कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि माना प्रत्येक नग की लागत कितनी है सर, लागत x रुपए है। कितने हैं सर, x रुपए, ठीक है। बर्तनों के निर्माण की संख्या, अब इसको अगर मैं y मान लूं तो मुझे किसी एक को x और y में से नॉर्मली समझने के लिए आप पहले मान लो बर्तनों के निर्माण की संख्या मान लो y है। अभी इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए क्या क्या रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। चलिए उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से कितना है सर, 2 गुने से 3 अधिक है। एक विशेष दिन ये देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने क्या माना है, x रुपए माना है सर। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन जितने बर्तन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। चलो उस दिन निर्माण किए गए, कहा गया सर, ये उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुने से कितनी अधिक है, अच्छा सॉरी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, सॉरी 2 गुने से 3 अधिक है। कितना है सर, 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कौन, प्रत्येक नग की लागत है, क्या है, प्रत्येक नग की जो लागत है उस विशेष दिन, ये क्या रखा उसने, ठीक है, ठीक। अब अगर प्रत्येक नग की लागत अगर मैं क्या रखा, क्या बोलते हैं कि सर यहाँ से निकाल लीजिए, नग की लागत x माने है और उस दिन निर्माण की बर्तनों की संख्या कितनी y, तो 2i और ये प्लस 3 है, तो इसको इधर ही कर लो। तो कितना आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 2i, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, x माइनस 3/2।
तो ये क्या हो गया सर, ये बर्तनों के निर्माण की संख्या हो गई, क्या हो गई, बर्तनों के निर्माण की संख्या जो है, जो y है वो हम x के पदों में सर निकाल लिए हैं, और उस विशेष दिन जो कुल लागत है भाई साहब, कुल लागत कितनी है, कुल लागत 90 रुपए है। कितने हैं सर, चलो देख लेते हैं, ही दिया है तो कुल, हाँ उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी सर, 90 रुपए थी। कितनी थी, 90 रुपए। तो कुल लागत कैसे आएगा, प्रत्येक नग की लागत x रुपए है और बर्तनों की संख्या y है, तो क्या आएगा, एक बर्तन, देखो एक बर्तन का दाम x रुपए है, तो इतने बर्तन का दाम कितना होगा, तो x इंटू एक्स माइनस 3/2 बराबर 90 हो जाएगा। गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 90 दूना कितना 180, 180 को इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 बराबर 0। ये वो द्विघात समीकरण बन गया है सर। अब हम क्या करेंगे, 180 का गुणनखंड कर लेते हैं सर। तो एक का गुणा माइनस 180 में करेंगे तो माइनस 180, तो 180 का ऐसा फैक्टर करो सर, घटाने पे गुणा करने पे 180 है और घटाने पे 3 आ जाए, है कोई, तो 15 गुणा अगर आप 12 करेंगे तो 180 आएगा और 15 माइनस 12 करेंगे 3 आएगा। तो अब देखिए इसमें x के साथ निगेटिव है तो बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 15 और क्या आएगा x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ x के दो मान आएंगे, एक 15 आएगा, एक माइनस 12। तो बर्तनों की संख्या निगेटिव थोड़ी हो सकती है ना। तो यहाँ प्रत्येक नग की लागत है, तो लागत निगेटिव नहीं हो सकता, इनको हटा दो तो 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई सर, प्रत्येक नग की जो लागत आ गई सर, लागत कितनी आई सर, 15 रुपए प्रत्येक नग की लागत। और अगर आप देखेंगे बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, तो आप देख लो, बर्तनों के निर्माण की संख्या, ठीक है, तो बर्तनों की संख्या सीधा सीधा कह सकते हैं, तो 15 माइनस 3/2 तो 12, 15 माइनस 3 12, 12 का आधा करेंगे 6। तो कुल जो है बर्तनों के निर्माण संख्या, कुल 6 बर्तन बनाए गए थे और प्रत्येक नग की लागत कितनी थी सर, 15 रुपए थी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझें, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें है, तो आप देख सकते हैं। देखिए जैसे इसने कहा कि ये एज से रिलेटेड, और मतलब आप कह सकते हैं कि चलिए ये मैं देखता हूँ, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी सारे हमने बता रखे हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसी यात्रा को वो 1 घंटे कम समय लेती। तो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि माना रेलगाड़ी की जो समान चाल है कितना है, माना रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है सर, x किलोमीटर पर आवर है। अब सीधी सी बात है, तो रेलगाड़ी जो समय ले रही है, तो देखो समय बराबर क्या होगा सर, दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा सर, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी, 360 बटा x। तो ये इतने आवर समय ले रही, जो भी हो, इसको मैं t1 समय मान रहा हूँ। कौन समय है सर, ये t1। तो मुझे t1 बराबर मिल गया 360 बटा x। अब वो अपनी स्पीड सर कम कर रही है कि बढ़ा रही है, देखो बढ़ा रही है सर। अब जो नई चाल है उसकी नई चाल सर बढ़ गई, ठीक है। तो कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया है। तो अब अगर आप समय t2 मान ले, तो दूरी तो वही है 360, चाल तो बढ़ गई है। अब बताइए, ये 360 में हम x से भाग करेंगे तो ज्यादा मिलेगा कि 360 में हम x प्लस 5 से भाग करें, x कम है, x प्लस 5 ज्यादा है। तो किसी संख्या में कम से भाग करें तो ज्यादा मिलेगा और ज्यादा से भाग करेंगे तो कम मिलेगा। तो t1 और t2 अगर आप देखेंगे तो t1 ज्यादा है, और यहाँ पे जो कहा है 1 घंटा कम समय लेती है, ये समयों का अंतर है सर। क्या है ये,
समय का अंतर है ये, यानी वास्तव में T1 माइनस T2 दे रखा भाई साहब, ये बात है इसमें। तो T1 कितना है 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। तो चलिए ठीक है, तो जैसे ही 360 में कॉमन लूंगा ये आएगा 1/x माइनस, सर ये क्या मिलेगा 1/x प्लस 5, और इधर से कितना है सर ये 1। डिफरेंस तो कितने का दिया है देखिए, 360 कॉमन लिए तो सर आया वही है, तो 360 आप तो यही रहेगा, तो मल्टीप्लाई करो x प्लस 5, इसको इधर माइनस x अपान इसका इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, तो कट गया 360 गुणा 5, इसको उधर ले गए x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 गुणा 5 बराबर 0। तो इसी का फैक्टर कर लीजिए, तो ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने पे या घटाने पर 5 मिल जाए सर, तो 360 को ही लिख दो इधर उधर। 360 को मैं लिख रहा हूँ 36 गुणा 10, और ये गुणा 5 पहले से है, 36 को मैं लिख रहा हूँ और 9 गुणा 4, और 10 को लिख रहे हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। तो कुछ ऐसा कीजिए सर, मतलब घटाने पे सर 5 मिले। तो अगर आप देखेंगे 5 चौक, हाँ ठीक है, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, 40 अलग किया और 9 बचे 45, तो 45 गुणा 40, 45 माइनस 40 आ जाएगा। देखो प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस कर दो, छोटी वाली माइनस कर दो, तो x प्लस 45 एक मिलेगा और दूसरा मिलेगा x माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान माइनस 45 है और ये 40 आएगा, तो ये तो चलेगा नहीं। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी थी सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी जो है रेलगाड़ी की। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। फिर कहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर दिए जाते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, चलिए कहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज में, बड़ा सा हौज है मान लीजिए, ये एक मान लो ये समरसेबल है, ओपन किया जाता है इसमें, ठीक है, और एक टुल्लू है, कहा है सर टुल्लू, समझे उल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक ये बड़े व्यास वाला है सर, ये क्या है ये बड़े व्यास वाला है ये, और ये क्या है सर ये छोटे व्यास वाला है, क्या है ये छोटे व्यास वाला ये नल है। ठीक है, तो 2 वाटर टैप्स क्या करते हैं सर एक साथ खोल दिए जाते हैं। हौज को भरने में पूरा यानी 9 सही 3/8 घंटे ले रहे हैं, तो 9 और 72 3 75/8 घंटे टोटल समय लेते हैं। तो अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्य क्षमता की बात करेंगे। कार्य क्षमता अगर मुझे निकालना होगा तो 1 बटा पूरा कार्य करने में लगा समय ये होता है। तो इसने कहा है कि कम व्यास वाला नल 10 घंटे कम समय लेता है। सॉरी, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। माना छोटे व्यास वाला नल अकेले टंकी को या हौज को, जो भी कह सकते हैं, हौज को x घंटे में तथा तो बड़े व्यास वाला कैसे भरेगा सर 10 घंटे कम, तो बड़े व्यास वाला x माइनस 10 घंटे में क्या करता है सर भर देता है। तो छोटे व्यास वाले
नल की कार्य क्षमता क्या होगी सर? की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/x होगा। बड़े व्यास वाले, लिख रहा हूं, बड़े व्यास वाले नल की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/x-10। अब देखिएगा, पहले की कार्य क्षमता प्लस दूसरे की कार्य क्षमता, मतलब छोटे व्यास वाला है और ये बड़े व्यास वाला है, कार्य क्षमता का जो योग है कुल मिला के, दोनों जब मिलाए जाते हैं, दोनों एक साथ हाउस में खोले जाते हैं तो 75/8 घंटे में भर देते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता इसी का उल्टा होगा सर, 8/75। तो कार्य क्षमता पहले का निकाल लीजिए कितना है सर? 1/x और दूसरे का 1/x-10 बराबर 8/75। क्यों ना सर इसी को सॉल्व किया जाए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 1/x प्लस 1/x-10 बराबर 8 बटा कितना आया था सर? 75। सर ये इस तरीके से आया है, तो ठीक है सर। और देखता हूँ क्या यही था, देख लीजिए तो। अच्छा ये नहीं तो पीछे है ना। 1/x प्लस 1/x-10 है। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर, इसको इधर। तो ये x-10 है और ये x/x² -10x, और ये 8 बटा कितना आएगा सर? 75। ऊपर कितना हो गया सर? ये आएगा 2x-10 x² और ये 8 बटा कितना? 75 है। तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x क्या आएगा? x-5, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो जब 75 का गुणा इससे, तो 75x, ठीक है, और 5 से गुणा 5 में 25, 5 से 35, 35 2 37 ये आएगा, और इसका इसके साथ, तो 4x² -40, तो क्या आएगा? 4x², 75 को इधर ले गए तो 5 और 7 4 11, इसको इधर, तो 375 बराबर 0। तो इन्हीं को फैक्टराइज कर लीजिए, 4 और 375 का गुणा, तो क्यों ना इसी को फैक्टराइज कर देते हैं। 4 5 से भाग करो तो 5 सते 35 और 5 पचम 25, और 75 को 15 पचे 75 लिख दे रहे हैं सर, 15 पचे 75। तो प्लस करने पे 115 मिले, देख लीजिए, 15 चौका 60, पचम 25 कम हो जाएगा। और कुछ देखिए, चलिए तो 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, अब देखिए 4 3 12, पचम 25, पंजे 125, तो सर ये नहीं बनेगा। और कुछ देखिए, 4 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, ज़्यादा हो जाएगा, पचम 25, 25 25 चौका 100 ना, ज़्यादा हो जाएगा, और 5 3 15, हाँ ठीक है, पचम 25, 25 चौका 100 और 5 3 15, ये है इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 4x², ये 100 प्लस 15 करने का आएगा ये, और ये प्लस 375 बराबर 0। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करके देखेंगे 4x² -100x -15x और ये प्लस 375 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या करो सर, 2x कॉमन ले लो, आएगा 2x, ये 2x माइनस कितना आएगा सर? 2x का, इसको तो हम जो है सीधा सीधा यहीं पे 4 कॉमन ले लें, 4x से आएगा x -25, इधर से -15 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 15 दूनी 30 और 15 बचे 75। तो यहाँ से x देखो, x -25 एक ब्रैकेट में, और ये आएगा 4x और ये -15 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 25, और इधर से x बराबर 15/4 आ गया। तो आप देखेंगे 15/4 रखेंगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये कितना है सर? इसका मतलब है छोटा
छोटा वाला जो वाटर टैप है, जो छोटा वाला नल है, ठीक है, वो 25 घंटे में भर देगा, और 25 में 10 घटाएंगे तो बड़ा वाला जो है, यहाँ लिख दूं, छोटे व्यास वाला नल कितने घंटे में सर? 25 घंटे में भरेगा। और बड़े व्यास वाला नल क्या करेगा सर? उसको 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे में उसको भर देगा सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। 2026 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सबके सब हमने इस क्लास में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।